हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q1 के रिजल्ट आए हैं, यथार्थ हॉस्पिटल एंड केबल एंड वायर सेक्टर से डेल्टन केबल। यथार्थ का कौन कॉल कल होगा, डेल्टन केबल कौन कॉल करता नहीं है, बट काफी लेट उन्होंने आज रिजल्ट अनाउंस किया। सो यथार्थ से स्टार्ट करते हैं। अभी यथार्थ का बिजनेस मॉडल हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ब्रीफ में अगर आप समझो तो एक हॉस्पिटल कंपनी है। नोएडा के अंदर इनका काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। 2010 में इन्होंने अपना पहला हॉस्पिटल ओपन किया था ग्रेटर नोएडा में। 2013 में दूसरा हॉस्पिटल इन्होंने ओपन किया नोएडा में, और फिर नोएडा एक्सटेंशन में कंपनी ने 2019 में जाके अपना तीसरा हॉस्पिटल ओपन किया। इसके बाद कंपनी ने एक्विजिशंस करे, जैसे झांसी के अंदर इन्होंने एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया 2 साल पहले। FY24 में इन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया, और ये जो आपका लास्ट ईयर गया अभी FY25, इसमें इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया, एक अगेन फरीदाबाद में और दूसरा दिल्ली के अंदर। इसी के साथ यथार्थ की दिल्ली में भी एंट्री हो गई। अभी तक एक भी हॉस्पिटल इस कंपनी का दिल्ली में नहीं था। तो ये जो इन्होंने इतने फास्ट एक्विजिशंस करे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स पे, इससे यथार्थ जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर मतलब टॉप हॉस्पिटल्स के अंदर इसका नाम आता है आज के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स की। जब हम बात करते हैं जैसे मैक्स है, अपोलो है, फोर्टिस है, सो इनके 2300 बेड्स हो गए हैं। इससे पहले हार्डली 1400-1500 बेड्स थे कंपनी के। अगर आप सिर्फ 1-1.5 साल पहले का पिक्चर देखोगे तो लास्ट 1-2 साल के अंदर काफी फास्ट एक्विजिशन रहा है इस कंपनी का। अब क्योंकि एक्विजिशन बहुत फास्ट रहा है तो दो चैलेंजेस रहे यथार्थ के साथ में। इनका टॉप लाइन का ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंडस्ट्री के बड़े से बड़े प्लेयर को ये आउट परफॉर्म करता है। अगर हम रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें, लास्ट ईयर भी इन्होंने ऑलमोस्ट 30% से रेवेन्यू को ग्रो किया, लेकिन कंपनी के मार्जिन जो पहले ऑलमोस्ट 28-29% होते थे, वो गिर करके 25% पे आ गए। और कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बिकॉज इतना फास्ट आप एक्विजिशन करोगे तो आपका एसेट का बेस बढ़ेगा, एसेट का बेस बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा। सो जिसकी वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है ना, पैट का नंबर, वो इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। आई मीन लास्ट ईयर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ 13% का ग्रोथ था, और सेल्स ऑलमोस्ट कंपनी का 28-29% का ग्रो हुआ। तो मतलब दोनों में डबल का डिफरेंस है, टॉप लाइन का ग्रोथ और बॉटम लाइन का ग्रोथ। लेकिन ओवरऑल बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अलावा ऑफ कोर्स स्टॉक को लेकर के तो और भी काफी चैलेंजेस थे। जैसे वो आईटी का केस, इनकम टैक्स का इनका वो केस स्टार्ट हुआ था आई थिंक 23 के एंड में, और बीच में अभी काफी सारा र्यूमर आया। फिर बीच में जो टैक्स ऑफिसर जो चेंज हुए, उन्होंने कुछ इनके एसेट्स को भी अटैच किया। लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बताया कि काफी बड़ा पार्ट जो है उसका वो रिलीज कर दिया गया है। एक इनकी जो सब्सिडरी है जो टोटल रेवेन्यू में 40% कंट्रीब्यूट करती है, उनके ऊपर बहुत नेग्लिजिबल सा कुछ अमाउंट टैक्स का पेनल्टी आया है, और वो कंपनी अब उसको काफी जल्दी रिजॉल्व करने वाली है। तो ये पूरा यथार्थ का अपडेट है। अभी इस साल के लिए इस कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस सेम है, 30% से कंपनी ग्रो करने को देख रही है FY26 में भी। बट वी नो कि प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपका ग्रेटर फरीदाबाद हॉस्पिटल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, और दूसरा इस साल आपके 2 और नए हॉस्पिटल जो हैं वो ऑपरेशनलाइज होंगे, तो उनसे भी आपके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा। सबसे पहले इनके नंबर्स देखते हैं कि Q1 में इन्होंने रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करें। तो रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखोगे YoY लेवल पे 22% की ग्रोथ है। गाइडेंस कितना होता है इनका 30% के आसपास का, और मैनेजमेंट बोल रही है कि 3-4 ईयर्स तक हम उस पेस से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा बेस बहुत छोटा है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर ये मेनली हम पेनिट्रेटेड हैं, और मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। तो गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आई मीन लगता है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस यहाँ पे मिस किया है। 30% का गाइडेंस है, एग्जीक्यूशन 22% का है। देन इबिट्टा में कितनी ग्रोथ है, 20% की YoY, और YoY में कंपनी का मार्जिन भी आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। 25.3 था, अभी 25% का इबिट्टा मार्जिन है Q1 के अंदर। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे कंपनी के इबिट्टा को, तो 13% सिक्वेंशियल ग्रोथ है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। प्लस मार्जिन में भी हमको 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं। क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेड ये था कि कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी, तो इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव तो नहीं हो सकता। अगर कंपनी मेंटेन कर लेती है जो उनका गाइडेंस था कि 25% का इबिट्टा मार्जिन हम मेंटेन करने का टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन ये जो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है, ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, पैट का नंबर में 40% का ग्रोथ है, यानी इबिट्टा में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, बट बॉटम लाइन कंपनी का टॉप लाइन के ग्रोथ से भी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो किया, 22% ग्रोथ, 40% ग्रोथ। तो यहां पे क्या हुआ है? सो बेसिकली इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट था ना, फाइनेंस कॉस्ट, वो इस बार जीरो हो गया है। लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट अराउंड 3-4 करोड़ के आसपास था। इस बार जो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट था Q1 में, वो जीरो था। सो माइट भी जो इन्होंने दिसंबर में QIP किया था, फंड रेज किया था, उससे जो थोड़ा बहुत डेट था, बिकॉज बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है, कंपनी का डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल था, तो जो थोड़ा बहुत डेट था कंपनी का वर्किंग कैपिटल का, उसको भी इन्होंने
क्लीन कर दिया है, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का इस क्वार्टर में 0 हुआ है और बेस इफेक्ट की वजह से पैट में हमको एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला 40% का। सो टॉप लाइन ग्रोथ 22%, मार्जिन में सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट एक काफी बड़ा पॉजिटिव, और उसके साथ में पैट ग्रोथ हमको मिल गया 40% का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये काफी पॉजिटिव सरप्राइज आया मैनेजमेंट की तरफ से। देन और क्या अपडेट है, बेड ऑक्यूपेंसी कंपनी की हो गई 65%, लास्ट ईयर थी 61%, लास्ट क्वार्टर में कितना था 61%। तो मुझे 4% का बेड ऑक्यूपेंसी वाई वाई तो मिला है, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मिला है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, नए हॉस्पिटल जो है इनके, ये झांसी वाला, ये अभी 2 साल पहले ही इन्होंने एक्वायर किया था, इसका ऑक्यूपेंसी का नंबर 59% हो गया है। लास्ट ईयर Q1 में था 45%, Q4 में कितना था 50%। तो आई मीन वाई वाई तो मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सिक्वेंशियली जो ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है ये मुझे और भी पॉजिटिव कर रहा है इस बिजनेस के लिए। यानी इसका मतलब क्या है कि सिक्वेंशियल ट्रेंड बिजनेस का काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये झांसी का जो इनका एक्विजिशन देखोगे ना, इसके लिए इनको ऑलमोस्ट हर एक कॉन कॉल में, जो भी मैनेजमेंट के इंटरव्यूज भी होते हैं टीवी चैनल वगैरह पे, उस पर भी इनको बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि ये झांसी वाला हॉस्पिटल आपके लिए वर्क नहीं किया गया, बिकॉज आप इसको गलत तरीके से देख रहे हो, आप इसको आरपोप के नंबर से कंपेयर कर रहे हो बाकी हॉस्पिटल्स के साथ में। झांसी जो है वो आपका टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर आता है, और इस कंपनी के जो बाकी हॉस्पिटल्स है वो सारे मेट्रो सिटीज के अंदर है। तो मेट्रो सिटी में जो आपको आरपोप मिलता है, यानी पर ऑक्यूपाइड बेड पे जो रेवेन्यू मिलता है, वो आपको झांसी के अंदर नहीं मिल सकता, उसमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हॉस्पिटल आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लो आरपोब होने के बाद भी इस हॉस्पिटल के जो मार्जिन्स हैं, इस हॉस्पिटल के जो आरओई आरओसी के नंबर्स हैं, वो मोर और लेस कंपनी के ग्रुप लेवल के आसपास ही आते हैं। मैनेजमेंट खुद कहता है कि इसके EBITDA मार्जिन हम आगे चल के सेम ग्रुप लेवल पे ले आएंगे 23, 24, 25%। ऐसा कैसे होगा लो आरपोब के साथ भी? तो ऐसा इसलिए होगा बिकॉज आई मीन झांसी में आपका आरपोब लो है, लेकिन उसी के साथ में आपका कॉस्ट भी कम है। डॉक्टर्स की जो फीस होती है, सैलरी होती है, वो काफी कम है। आपके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो काफी कम है। स्टाफ का, नर्सेस का जो खर्चा होता है वो काफी कम है। रेंट का जो खर्चा है वो काफी कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम है। तो अगर आपको आरपोप कम मिल रहा है तो कॉस्ट भी कम और पड़ रही है वहां पे, इसीलिए जो मार्जिन है वो आपके बेटर हो जाते हैं। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है, ये झांसी वाला जो हॉस्पिटल है ना, इसके 200-250 किलोमीटर के आसपास और कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा वहां पे। तो जो गवर्नमेंट कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, उसका भी वॉल्यूम इनके हॉस्पिटल के अंदर आता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी को बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए आप देखोगे ऑक्यूपेंसी कंपनी का सीक्वेंशियली भी इतने फास्ट पेस से इंप्रूव हो रहा है, 50% से 59%। तो यहां पे भी काफी बड़ा अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देन ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो लास्ट ईयर Q4 में इन्होंने एक्वायर किया था, इसका ऑक्यूपेंसी हो गया है 55%। लास्ट ईयर Q1 में था 10%। अभी लास्ट ईयर Q1 में ना इन्होंने अप्रैल के अंदर ही जस्ट इसको स्टार्ट किया था, तो सिर्फ 2 महीने का हार्डली इसको टाइम मिला था पूरे बिजनेस करने का। तो वाई वाई तो हमको बड़ा इंप्रूवमेंट दिख ही रहा है, 10% से 55%, ऑलमोस्ट 5 टाइम इंप्रूवमेंट दिखा है। लेकिन अगर आप इसको सीक्वेंशियली भी कंपेयर करोगे तो Q4 में इस हॉस्पिटल का जो ऑक्यूपेशन था वो अराउंड 38% था। तो यानी 38% से 55%, इसका मतलब क्या हुआ, सिक्वेंशियली भी मुझे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने एक और अपडेट क्या दिया है कि ये हॉस्पिटल हमारे लिए नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया है। नेट प्रॉफिट, बॉटम लाइन इसका पॉजिटिव हो गया है। अराउंड Q3 के आसपास अभी ये ब्रेक इवन करना स्टार्ट हुआ था, तो 1-2 क्वार्टर के अंदर इसका बॉटम लाइन भी पॉजिटिव हो गया। मतलब इस वाले हॉस्पिटल में काफी फास्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जनरली यथार्थ का कोई भी हॉस्पिटल अगर आप देखोगे ना, तो 15 से 18 मंथ्स का टाइम लगता है ब्रेक इवन करने में। ये हॉस्पिटल इतना जल्दी क्यों ब्रेक इवन कर गया, प्रॉफिटेबल हो गया इस कंपनी के लिए? बिकॉज सिर्फ ग्रोथ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का रीजन समझना भी जरूरी है। क्योंकि उसी के बेसिस पे ना मैं ये जज कर सकता हूं कि आगे जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें क्या ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी रह सकती है। तो ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में नो डाउट इन्होंने ऑपरेशन एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी रही इनकी, लेकिन यथार्थ को एक एडवांटेज ये भी था कि इस हॉस्पिटल में ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस और जो स्कीम्स होती है उसके साथ में एम्पैनलमेंट हुआ था, और जो आपके प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं उसमें भी काफी लार्ज पार्ट जो है वो एम्पैनलमेंट हो रखा था इस कंपनी का। तो उसका एक इनको एडिशनल बेनिफिट मिला, मतलब इनको ज्यादा टाइम उन चीजों पे वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो जिसकी वजह से काफी फास्ट इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला इनका ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में। देन अभी जो इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किए हैं लास्ट ईयर, न्यू दिल्ली में और आपका फरीदाबाद में, इसमें से न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल आपका जुलाई के अंदर ऑपरेशनलाइज हो गया है, और ये जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है ये अभी अगस्त में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 22% रहा है, मतलब सिर्फ 22 नहीं, मतलब गाइडेंस जो इन्होंने मिस किया 30% से 22%, उसका एक रीजन ये भी है कि ये दोनों हॉस्पिटल्स एक्सपेक्टेड था आपका Q1 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जून के आसपास एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ये 1 से 2 मंथ जो है वो डिले हो गया है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू लॉस हो गया कंपनी का, एक तरीके से रेवेन्यू डिले हो गया, जो Q1 में आना था वो Q2 में आएगा। तो सेकंड क्वार्टर में हम अच्छा ग्रोथ नंबर इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों हॉस्पिटल्स भी आपके रेवेन्यू बेस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उसी के साथ में आपकी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो उसको भी हमको देख के चलना है। फिर आरपोप का नंबर अगर आप देखोगे तो 6% का इंप्रूवमेंट है कंपनी के आरपोप के अंदर। ग्रुप लेवल पे 32,000 का आरपोप है, प्लस सीक्वेंशियली भी कंपनी का आरपोप इंप्रूव हुआ है। Q4 तक इस कंपनी का जो आरपोप था वो 31,000 के अराउंड था, अभी वो 32,000 हो गया, तो सीक्वेंशियली भी मुझे इंप्रूवमेंट दिखा है। और एक और चीज हमको याद रखना है कि इस कंपनी का जो आरपोप इंप्रूव हो रहा है वो मेजरली दो हॉस्पिटल्स की वजह से हो रहा है अभी के टाइम पे, आगे चल के और भी लीवर्स होंगे। अभी के टाइम पे दो हॉस्पिटल से हो रहा है, पहला है नोएडा एक्सटेंशन, दूसरा है ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन का आरपोप इंप्रूव हुआ है 7%। आप देखोगे इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबसे ज्यादा आरपोप जनरेट करता है इनका नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें कंपनी 20% जो रेवेन्यू लाती है वो सिर्फ ऑन्कोलॉजी से लाती है। बाकी जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है वो तो अलग कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑन्कोलॉजी अकेला 20% कंपनी के लिए इसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और फिर ग्रेटर नोएडा का भी आरपोप आप देखोगे तो 9% से इंप्रूव हुआ है। एक पॉजिटिव सरप्राइज क्या दिखा है इनके रिजल्ट में कि ये जो नोएडा का इनका हॉस्पिटल है ना, इसका आरपो भी 9% इंप्रूव हो गया वाई। अभी जो यथार्थ का नोएडा का हॉस्पिटल है इसका ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी अराउंड 80% के आसपास है, और कंपनी खुद कहती है कि इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है ऑक्यूपेंसी बढ़ाने का, और प्लस इसके साथ में आरपो वगैरह भी हम ज्यादा नहीं इसमें इंक्रीज कर सकते। तो सुपर स्पेशलिटी जो हमारी सर्विसेज है वो हम ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में इंप्रूव करने को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी का इस वाले हॉस्पिटल में 9% का आरपो इंप्रूव देखने को मिला है, पॉजिटिव सरप्राइज है। और इसका माइट भी रीजन ये हो सकता है कि इन्होंने कुछ टाइम पहले इसमें जो पेयर मिक्स होता है आपका कस्टमर का, कि इंश्योरेंस से कितना है कैश से कितना है, उसमें इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस करे थे। मैनेजमेंट कह रहा था इस हॉस्पिटल में बाकी चीजें तो इंप्रूव नहीं हो सकती, तो हमारा फोकस है कि पेयर मिक्स ही हम इंप्रूव कर लें, यानी गवर्नमेंट से जो बिजनेस आता है तो गवर्नमेंट बिजनेस को हम कम कर दे और कैश और इंश्योरेंस वाले बिजनेस का शेयर इंक्रीज कर दे। तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों कंपनी का आरपो 9% इस वाले हॉस्पिटल से भी इंप्रूव हो गया। फिर ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है उसका आरपोप अगर आप देखोगे तो 31,000 है और ऑलमोस्ट ग्रुप लेवल के आसपास है। तो ये पूरा ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट आया है। कैसे नंबर्स हैं? अच्छे नंबर्स हैं। टॉप लाइन का ग्रोथ आप देखोगे तो जरूर बोलोगे गाइडेंस मिस किया, 30% की जगह 22% किया, लेकिन उसका रीजन है ना, वो हॉस्पिटल थोड़ा सा पहले अगर ऑपरेशनलाइज होते तो मे बी वहां से रेवेन्यू आ जाता, और अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। तो ये दोनों हॉस्पिटल्स भी अभी कंपनी के ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, एक तो हो गया जुलाई में, दूसरा आपका अगस्त में हो जाएगा। प्लस इसके ऊपर से इबिटा मार्जिन्स में हमको एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला, सीक्वेंशियली मार्जिन्स इंप्रूव हुए और बॉटम लाइन में 40% का ग्रोथ देखने को मिला। सो इवन दो टॉप लाइन का गाइडेंस मैं बोल सकता हूँ मिस किया, लेकिन दो बाकी सारे पैरामीटर्स पे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, चाहे आरपोप का नंबर हो, आपका ऑक्यूपेंसी का नंबर हो, सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हो, नए हॉस्पिटल्स में जो रैंप अप चल रहा है कंपनी का उसमें इंप्रूवमेंट हो, सारी चीजें ऑन ट्रैक है कंपनी के लिए। देन एक और यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है कि इनके जो ये दो नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं ना, एक तो ये दिल्ली वाला, दूसरा आपका फरीदाबाद वाला, इनका आरपोप कितना रहेगा ओवरऑल? सो 34 से 35,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है इन दोनों हॉस्पिटल का आरपोप रहेगा स्टार्टिंग लेवल से। अगर हम बात करें ग्रुप लेवल पे कितना है? 32,000, यानी कि ये दोनों हॉस्पिटल्स यथार्थ के लिए आरपोप एक्रेटिव होंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इसका दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि कंपनी फर्स्ट डे से डे वन से इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज होते हैं आपके, ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, आपका ट्रांसप्लांट सर्विसेज हो गए, ये सारी सर्विसेज डे वन से स्टार्ट होगी इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आपको बेटर रियलाइजेशन मिलेगा। दूसरा रीजन इसका यह है कि यथार्थ कह रहा है कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट से जो हमको बिजनेस आता है उसका शेयर हम सिर्फ 15% रखेंगे। ग्रुप लेवल पे कितना है? 36-37%। इन दोनों हॉस्पिटल्स में सिर्फ 15% होगा। ऐसा क्यों? तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि किसी हॉस्पिटल के लिए अगर गवर्नमेंट से बिजनेस आता है ना तो वो बुरा नहीं है। वो बुरा इसलिए नहीं है बिकॉज आप अज्यूम करो कि कोई हॉस्पिटल किसी ऐसे एरिया में ओपन हुआ है जहां पे उसका फर्स्ट हॉस्पिटल है, उस सिटी में उसका और कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उसको पेशेंट का फ्लो लाने में टाइम लगेगा। बिकॉज ये कोई मॉल या कोई फैशन रिटेल बिजनेस तो है नहीं कि नया स्टोर ओपन हुआ है तो एकदम से कस्टमर आएंगे। या इस इंडस्ट्री के अंदर पेशेंट जो है वो ज्यादा पे करने को रेडी है, लेकिन ट्रस्ट पहले वो देखेगा। तो एकदम से ऐसा नहीं है कि नया हॉस्पिटल ओपन हुआ और ब्रांड इतना जाना पहचाना नहीं है और एकदम से पेशेंट वहां पे फ्लो कर लेंगे। तो जो गवर्नमेंट बिजनेस है ना वो इस चीज में हेल्प करता है हॉस्पिटल को इनिशियल स्टेज में कि वॉल्यूम बिल्डअप हो। इसीलिए आप देखोगे इस इंडस्ट्री में जो बड़े प्लेयर्स भी हैं, अपोलो है, मैक्स है, फोर्टिस है,
ये भी जब कोई नया हॉस्पिटल ओपन करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि गवर्नमेंट का बिजनेस का शेयर हमारा थोड़ा सा रहे उस हॉस्पिटल के अंदर। ओवरऑल ग्रुप लेवल पे कम होता है, लेकिन नए हॉस्पिटल में वो गवर्नमेंट बिजनेस का शेयर रखते हैं, क्योंकि जब उनसे वॉल्यूम आना शुरू होता है तब आपका वर्ड ऑफ माउथ वहां पे थोड़ा सा स्प्रेड होता है और फिर आप ब्रांडिंग के साथ में प्ले करते हो। लेकिन यथार्थ क्यों कर रहा है सिर्फ 15%, जबकि ग्रुप लेवल पे 36-37% है? बिकॉज अब यथार्थ का दिल्ली एनसीआर के अंदर ब्रांड बन चुका है। और ये एक मेन रीजन था कि क्यों इस कंपनी ने फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल एक्वायर किया। बिकॉज ये ग्रेटर फरीदाबाद वाला इनका ठीक कर रहा है, लेकिन उसके बाद एक और एक्वायर करने का रीजन ये था क्योंकि अभी भी कई सारे डॉक्टर्स थे जो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे इस कंपनी में ऑनबोर्ड होने के लिए। तो जैसे एक और हॉस्पिटल इन्होंने फरीदाबाद के अंदर ही ओपन कर दिया तो थोड़ा सा ब्रांड वहां पे डेवलप बन गया और काफी डॉक्टर्स के पास में अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर वहां पे अपनी सर्विस दे सकते हैं। एक उनके लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा रिकग्निशन और मिलेगा। प्लस यथार्थ को भी क्या बेनिफिट होगा कि उनका जो अपना पेशेंट का फ्लो है वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट बिजनेस का शेयर इसमें हम कम रखेंगे, सिर्फ 15%। तो ये भी हमारे आरपॉप को बूस्ट करेगा और डे वन से क्योंकि हम सारे मतलब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है वो स्टार्ट कर देंगे, वो भी हमारे आरपॉप को बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन एक चीज डिस्कस करना जरूरी है कि ये जो इनके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स है ना, ये माइट भी सस्टेनेबल ना हो पूरे FY26 के अंदर। उसका रीजन ये है कि आपकी ये जो 2 हॉस्पिटल्स है ये अभी तक स्टार्ट हुए नहीं है। जुलाई में हुआ है एक, तो वो भी Q2 में आएगा ना आपका, और एक होगा अगस्त में। तो आपके मतलब मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, हायर एक्सपेक्टेशन यही है। दूसरा, आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा इन दोनों हॉस्पिटल्स के स्टार्ट होने से। तो जो कंपनी का बॉटम लाइन है माइट भी अगेन हमको FY26 में उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को ना मिले। एक इनके पास में एडवांटेज ये आ गया कि ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वो इनके एक्सपेक्टेशन से भी बेटर कर रहा है। बहुत जल्दी उसका जो एक्यूपेंसी है वो 55% के आसपास पहुंच गया है। तो ये एक इनके लिए एडवांटेज है, बिकॉज कुछ हद तक इनके प्रॉफिटेबिलिटी में जो इम्पैक्ट आएगा इन सारे कॉस्ट की वजह से, उसको ये वाला हॉस्पिटल थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकता है। बट अगेन हमें जो एक्सपेक्टेशन रखना है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे रखना है बॉटम लाइन को लेकर के। टॉप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरपो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की ऑक्यूपेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल बिजनेस बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन वही पॉइंट है कि एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा ना बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में कुछ खराब हुआ तो हम सब कुछ ही खराब बोल दे, अच्छा हुआ तो सब कुछ ही अच्छा बोल दे। एक्सपेक्टेशन हमको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखना जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है बिकॉज हमको रियलिटी के साथ में रहना है। क्योंकि आप अज्यूम करो कि कल को मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, एक मान लो यथार्थ जैसा है, एक है V2 रिटेल जैसा। अभी दोनों अलग इंडस्ट्री है, लेकिन आप दोनों का प्रोस्पेक्ट समझो। सो अभी का जो टाइम है ना, मैं V2 रिटेल पे ज्यादा बुलिश होऊंगा। इसलिए नहीं कि वो 50% पे ग्रो कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस ज्यादा है। लेकिन यथार्थ के साथ में क्या है, ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस अभी कम है, क्योंकि इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट बहुत हार्डली हम देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। आ गया तो अच्छा है, लेकिन हमें कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन रखना है। और दूसरा, बॉटम लाइन का ग्रोथ, उसमें भी मतलब ये जो 40% का ग्रोथ है सस्टेनेबल नहीं लग रहा है पूरे FY26 के अंदर। सो ये पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हमको स्मार्टली डिसीजन लेना है कि कहां पे मेरा एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, कहां पे कम होना चाहिए। बाकी बिजनेस का रिजल्ट अच्छा है। अब कल कौन कॉल होगा तो उस पर और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा कि डेप्रिसिएशन का रन रेट क्या रह सकता है, क्या एक्चुअली में मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंप्रूव होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों पे भी क्लैरिटी मिल जाएगा। बट रिजल्ट अच्छा है। बाकी देखते हैं कौन कॉल जब होगा उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फोकस करते हैं दूसरे प्लेयर पे, डेल्टन केबल। सो Q1 में अभी तक हमने सारे केबल एंड वायर कंपनीज के जिनके भी रिजल्ट आए हैं सबको हमने डिस्कस किया। ऑन एन एवरेज आप ग्रोथ देखोगे तो हर एक कंपनी 25 से 30% के रेट पे ग्रो करी है। डेल्टन केबल को हम लास्ट ईयर से डिस्कस कर रहे हैं, एक माइक्रो कैप कंपनी है इस इंडस्ट्री के अंदर। वैसे तो बहुत पुरानी कंपनी है, 50-60 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, लेकिन इनका इनिशियल जर्नी काफी एवरेज गया था। ये पहले कंपनी जो है ये सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के लिए केबल वगैरह बनाती थी, लो वोल्टेज केबल बनाती थी। बट इन्होंने 2020 के बाद में अपना जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री चेंज करी। आज के टाइम पे ये कंपनी EPC और आपका रेलवे, ये 2 इनके मेन सेक्टर है। इसके साथ में टेलीकॉम के लिए भी ये सप्लाई करती है। और अगर आप हमारे कंट्री में लास्ट 5-6 ईयर्स में देखोगे तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है, कैपेक्स किया है, इंफ्रा के ऊपर किया है। इंफ्रा डेवलपमेंट हमारी गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे सेक्टर्स में हमको एक बूस्ट देखने को मिला है। काफी सारी इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री बन गई है, जैसे डिफेंस को आप देखोगे, सोलर इंडस्ट्री को आप देखोगे, सीमेंट देखो, स्टील देखो, एरोस्पेस देखो, हर एक इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस को देखो, हर एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कैपेक्स हो रहा है। मैं स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक चार्ट देखना शुरू हो जाए सारे इंडस्ट्री का, नहीं। ये सारे बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो हर एक बिजनेस बहुत बुलिश है, ग्रोथ अच्छा है, कैपेक्स कर रहे हैं, डिमांड अच्छी है पूरी इंडस्ट्री में। और जहां जहां कैपेक्स होगा, इंफ्रा का काम होगा, वहां वहां केबल का और वायर का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस कंपनी के लिए
ये काफी ट्रिगरिंग पॉइंट रहा। इसीलिए आप देखोगे लास्ट थ्रू 3-4 ईयर्स के अंदर इनका चाहे ग्रोथ हो, मार्जिन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, आरओई हो, आरओसी हो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हो, या आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट हो, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो अभी तक काफी अच्छा किया है इन्होंने। लास्ट क्वार्टर में हमने इनका एक चैलेंज डिस्कस किया था छोटा सा, कि डेट टू इक्विटी अब इस कंपनी का काफी इंक्रीज हो गया है, 2 से भी ज्यादा हो गया है। सो अभी उसको और ओवरऑल रिजल्ट कैसे आए कंपनी के Q1 में उसको देखते हैं। तो नंबर्स अगर आप देखोगे डेल्टन केबल के, सो रेवेन्यू में ग्रोथ है 9% की YOY। ये इस कंपनी के लास्ट 8 क्वार्टर्स यानी कि मोटा मोटा 2 साल की अगर हम बात करें तो सबसे वीक क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किया है। स्पेशली अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें, सिर्फ 9% की ग्रोथ है। देन इबिट्टा में अगर आप देखोगे तो 38% का ग्रोथ है, और इबिट्टा मार्जिन भी कंपनी के काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। लगभग 7% का इबिट्टा मार्जिन था लास्ट ईयर Q1 में, इस बार 9% के आसपास इन्होंने इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट करे हैं। तो YOY काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसके 2 मेन रीजन हो सकते हैं। पहला तो लास्ट ईयर का लो बेस इफेक्ट, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले साल Q1 में आपके कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुए थे, जिसकी वजह से पॉलीकैप, KEI इनके मार्जिन पे भी प्रेशर था। डेल्टन केबल का भी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा था, पर इबिट्टा मार्जिन कंपनी के डिक्लाइन हुए थे। तो लो बेस इफेक्ट की वजह से मे बी कंपनी को मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिला हो। दूसरा एक और अच्छा रीजन है इस कंपनी के लिए, जो हमने लास्ट के एनालिसिस में काफी बार डिस्कस किया है, कि डेल्टन केबल का जो भी ऑर्डर बुक था ना पहले के क्वार्टर्स में, उसका काफी बड़ा पार्ट EPC सेगमेंट के लिए था। और EPC सेगमेंट में का जो ऑर्डर होता है उसका मार्जिन आपको अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन टू रेलवे और टेलीकॉम। तो मार्जिन एक्रेटिव कंपनी के लिए बिजनेस था, ऑर्डर बुक था, वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इबिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट का। बट सबसे इंटरेस्टिंग, इबिट्टा ग्रो किया 38%, इबिट्टा मार्जिन भी इंप्रूव हुए, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 2% का है। 2% का पैट ग्रोथ है कंपनी में। रेवेन्यू ग्रोथ तो चलो समझ आता है 9% है, लेकिन इबिट्टा तो ग्रो हुआ 38% पे, पर वो पैट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? पैट का ग्रोथ क्यों फ्लैट ही रह गया ऑलमोस्ट YOY लेवल पे? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इबिट्टा का ये जो आई है और ये जो आपका डेप्रिसिएशन है D है, इसने कंपनी के नेट प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है। इस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट अगर आप YOY लेवल पे कंपेयर करोगे तो 48% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। डेप्रिसिएशन कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, आई थिंक 150 या 160% के आसपास का इंक्रीज है कंपनी के डेप्रिसिएशन कॉस्ट के अंदर। तो इवन दो आपका इबिट्टा का ग्रोथ अच्छा है 38%, मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो हमने लास्ट के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि डेट टू इक्विटी काफी हाई हो गया इस कंपनी का, तो उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया। और दूसरा डेप्रिसिएशन कंपनी का काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, और आपके रेवेन्यू में वो बूस्ट देखने को नहीं मिला जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है, इसीलिए पैट ग्रोथ सिर्फ 2% का रह गया कंपनी का। ऑर्डर बुक पे एक बार अगर हम नजर डालें तो लगभग 309 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का। अच्छी चीज इसमें भी ये है कि 81% जो ये ऑर्डर बुक है ये आपका आता है EPC और टेलीकॉम सेगमेंट से, जो बेटर मार्जिन है कंपनी के लिए। यानी ये वाला ऑर्डर बुक भी जब कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो मार्जिन एक्रेटिव ही होगा इस कंपनी के लिए। एक और अपडेट क्या है कि इन्होंने एक जो नई कैपेसिटी ये लेकर के आ रहे थे वो ऑपरेशनलाइज हो गई है 7 जून को, मतलब एंड ऑफ Q1 में कंपनी का यह नया कैपेसिटी भी ऑपरेशनलाइज हो गया है। तो ये रिजल्ट अपडेट था डेल्टन का। कैसे नंबर्स हैं? खराब नंबर्स हैं, वीक नंबर्स हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपका टॉप लाइन का ग्रोथ काफी घट गया। जो पहले के क्वार्टर्स में 40-50% होता था, बीच में तो चलो 90-100% भी होता था, बट वो एबनॉर्मल है, वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन 40-50% से तो कंपनी ग्रो कर सकती है, क्योंकि बेस इतना छोटा है, इंडस्ट्री में डिमांड इतनी स्ट्रांग है, और जो इंडस्ट्री के आपके बड़े प्लेयर्स हैं, जो इनके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, पॉलीकैप, KEI वगैरह, जिनका बेस इनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 to 20 to 30 टाइम बड़ा है, वो 25-30% पे ग्रो कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ऑफकोर्स ये अच्छा नहीं आया है। अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंपनी के जो ये रिजल्ट का नंबर, मतलब टॉप लाइन का ग्रोथ है, ये क्यों इतना स्लो रहा, कंपनी का टॉप लाइन क्यों नहीं अच्छे से ग्रो कर पाया। तो उसके 2 पॉसिबल रीजन लगते हैं। पहला तो अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना इस क्वार्टर में, जो कि 309 करोड़ का है, तो इनका ऑर्डर बुक Q2 ऑनवर्ड्स मतलब ग्रो करना एक तरीके से रुक गया, क्योंकि Q2 में इस कंपनी का ऑर्डर बुक था अराउंड 275 करोड़, Q3 में इसका ऑर्डर बुक हो गया 310 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको 13% का ग्रोथ दिखा। देन Q3 से Q4 में अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 310 करोड़ से 300 करोड़ हो गया, यानी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली Q4 में इन कंपैरिजन टू Q3। और अभी Q1 में हमने ऑर्डर बुक देखा तो कंपनी का वापस से 309 करोड़ है, यानी फिर से मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं तो हार्डली 3% का ग्रोथ है कंपनी के ऑर्डर बुक में। अब ये जो इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं, इनको ऑर्डर बुक के बेसिस पे ही आप जज करते हो। जैसे आप
डायनेमिक केबल को देखो, उसका ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 30-40% से ग्रो करता है, तो उसका बिजनेस का ग्रोथ कंसिस्टेंट है। केआई इंडस्ट्री को देखो, उसका ऑर्डर बुक काफी ठीक ठाक है, ग्रो कर रहा है, उसका भी ग्रोथ कंसिस्टेंट है। इसी के कंपैरिजन में शक्ति पंप को देखो, जिसका ऑर्डर बुक नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका ग्रोथ रेट भी नीचे की तरफ जा रहा है, जो पहले 20-30% था, अब 8-9% के आसपास आ गया है। तो ये एक पॉसिबल रीजन लगता है जिसकी वजह से मे बी इनका रेवेन्यू ग्रोथ कम हुआ है। देन इसके साथ में आई मीन जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्यों कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका एक रीजन ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो कैपेसिटी थी अभी तक Q4 तक, वो थी अराउंड 700 करोड़ के आसपास, जो इनकी पहले की कैपेसिटी थी। करंट कैपेसिटी इनकी हो गई है 1000 करोड़, लेकिन इससे पहले वाली कैपेसिटी थी 700 करोड़, और कंपनी का FY25 में पूरे साल में रेवेन्यू आया था 700 करोड़ के आसपास। तो एक रीजन ये भी लगता है कि क्योंकि इनकी आगे वाली कैपेसिटी अभी रेडी नहीं थी, जो अभी जून में हुई है, तो माइट भी मैनेजमेंट ज्यादा ऑर्डर ना ले रहा हो, उसकी वजह से वो खुद ऑर्डर बुक को थोड़ा सा स्लो पेस पे ग्रो कर रहे हो, तो ये भी एक पॉसिबल रीजन लगता है। देन हमने प्रॉफिटेबिलिटी पे क्यों इंपैक्ट पड़ा वो तो डिस्कस कर लिया। अब एक जो आई मीन इस बिजनेस के साथ में प्रॉब्लम है कि ये कॉन कॉल वगैरह नहीं करते हैं, और जब आपके बिजनेस में इस तरीके के चैलेंजेस हो तो आई मीन एज एन रिटेल इन्वेस्टर वहां पे थोड़ा सा कन्विक्शन चाहिए होता है, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होता है मैनेजमेंट से, जो अनफॉर्चुनेटली ये मैनेजमेंट कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है। अब एक आई मीन लास्टली अगर एक पॉइंट डिस्कस करें तो इतना नेगेटिव मैं इस चीज को नहीं लेता, जो एक क्वार्टर का इनका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हुआ है। ऑफ कोर्स नेगेटिव है, लेकिन ये पहला क्वार्टर है पिछले इतने सारे क्वार्टर्स में। हमको मेजरली अब ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब तो आपकी ये नई कैपेसिटी भी ऑपरेशनलाइज हो गई है, और टोटल कैपेसिटी है 1000 करोड़ की है। तो 700 करोड़ के कंपैरिजन में 1000 करोड़ अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 30-35% का ग्रोथ होता है। इनफैक्ट इनकी मैनेजमेंट ने खुद गाइडेंस दिया है कि हमको FY2030 तक अपना जो टॉप लाइन है वो 2500 करोड़ तक लेके जाना है। अभी FY25 में था आपका 700 करोड़, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप ऑलमोस्ट 3.5x 3.5 गुना आप रेवेन्यू टारगेट कर रहे हो अगले 5 साल के अंदर। तो मोटा मोटा 28-30% का कैगर हुआ। तो अगर आपको अगले 5 साल के लिए 30% से ग्रो करना है, 30% का कैगर रखना है, तो इनिशियल ईयर्स में आपका ग्रोथ और फास्ट होना चाहिए, 35-40% के आसपास होना चाहिए, बिकॉज तभी तो जब आपका बेस बड़ा हो जाएगा तब आप ओवरऑल अपने टारगेट के क्लोज पहुंचोगे। और जब इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स इतने हाई बेस पे ग्रो कर रहे हैं, इतने बड़े बेस के ऊपर, तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है अगर इनका ये नंबर वापस से रिपीट होता है, बिकॉज इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इस इंडस्ट्री में। 50-55 के आसपास का पी मल्टीपल है, तो ग्रोथ में डिक्लाइन होगा तो आई मीन स्टॉक का डी रेटिंग का बहुत चांस बढ़ जाएगा। और एक पॉइंट तो श्योर है, स्टॉक नीचे जाए या रेंज बाउंड रहे, लेकिन ये तब तक अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते जब तक इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स को ये आउट परफॉर्म ना करे, जैसे कि पहले के क्वार्टर्स में करते थे। सो आई मीन अभी इतना कुछ रेड फ्लैग या बहुत नेगेटिव नहीं लगता डेल्टन के लिए, लेकिन हाँ क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है, ये पॉजिटिव चीज नहीं है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में इनका ग्रोथ वापस नहीं आता है, और ये डेट टू इक्विटी को कैसे मैनेज करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। 2 से ज्यादा का डेट टू इक्विटी है आपका, और आई मीन कुछ अपडेट आया नहीं ऐसा कि ये लोग फंड रेज वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट आपका एलिवेटेड रहेगा, डेप्रिसिएशन आपका बढ़ गया है क्योंकि आपने नई कैपेसिटी लेकर के आए हो, तो रेवेन्यू ग्रोथ पिकअप करना बहुत जरूरी है, वरना काफी प्रॉब्लम हो सकता है इस बिजनेस के लिए आने वाले क्वार्टर्स में। क्योंकि आप देखो इंडस्ट्री बहुत अच्छी कर रही है, ऑन एन एवरेज पूरी इंडस्ट्री 13-14% पे ग्रो कर रही है, तो इतने छोटे बेस के ऊपर मैं इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता, वरना सुपर डी रेटिंग होगी मेरे स्टॉक की। तो वही चीज है, बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अब एक पैरामाउंट कम्युनिकेशन रह गया इस सेक्टर से, जब उसका रिजल्ट आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।